पार्ट 1 में हम संधि पढ़े हैं कि संधि क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पार्ट 2 में हम स्वर संधि के बारे में पढ़े हैं कि स्वर संधि क्या होता है और स्वर संधि कैसे पहचानते हैं, तथा स्वर संधि के प्रकार भी। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें से इस वीडियो में हम दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। पहले ही पिछले वीडियो में ही बताया जा चुका है कि स्वर संधि में स्वर का ही मेल स्वर के साथ होता है। इसमें व्यंजन का मेल स्वर के साथ या स्वर का मेल व्यंजन के साथ नहीं होता है। जितने भी स्वर संधि का जितना भी भाग है, पांचों भाग, उसमें स्वर का ही मेल स्वर के साथ होगा। अभी आप दीर्घ संधि की परिभाषा देखिए कि जब ओ और आ के साथ ओ और आ हो तो आ बनता है। ओ और आ का जब मेल ओ और आ के साथ होता है तो आ ही बनता है। जब ई और ई के साथ ई और ई हो तो ई बनता है, यानी ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, जब मेल होता है आपस में तो दीर्घ ई ही बनता है। और तथा नीचे जब ऊ का मेल ऊ के साथ होता है तो ऊ ही बनता है, यानी दीर्घ ऊ बनता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सुजातीय स्वर आस पास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाने के लिए मैं स्वर का प्रकार भी समझा दे रही हूँ। हालांकि इसका दीर्घ संधि से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप दीर्घ होता क्या है ये आसानी से समझ जाएंगे। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। हम सभी जानते हैं कि अ आ ई को ही हम स्वर बोलते हैं और क ख ग घ को व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व ओ होता है जिसको बोलने में हमको कम टाइम लगता है, और दीर्घ ओ होता है जिसको बोलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ह्रस्व के अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ जिसे हम ह्रस्व ई या ह्रस्व ऊ भी बोलते हैं, और री, अ, ई, उ और री, ये 4 ह्रस्व के अंतर्गत रखा गया है जिन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अंग और अ को बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है। दीर्घ के अंतर्गत यही रखा गया है 6, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इन्हें हम बड़ी ई या बड़ा ऊ भी बोलते हैं, लेकिन ये भाषा हमारी गलत है, इन्हें दीर्घ बोला जाता है, दीर्घ स्वर बोला जाता है। तो दीर्घ स्वर में पहला बात तो ध्यान देने वाला ये है कि ओ और आ का मेल ओ और आ के साथ ही होगा। अगर ई के साथ या ए के साथ होता है तो वो हमारा दीर्घ स्वर नहीं होगा, क्योंकि नीचे बताया गया है कि सुजातीय स्वर आसपास होते हैं। सुजातीय मतलब जो एक ही जाति के हों। तो ओ और आ या आ और आ जो आपस में जब एक साथ रहेंगे तो वही दीर्घ संधि होगा। अगर इनका मेल जो दूसरे वर्ड से हो जाता है, दूसरे स्वर से, तो फिर वहाँ दीर्घ संधि नहीं होगा। ऊपर से आप दे सकते हैं कि ओ और आ का मेल ओ और आ के साथ ही हो रहा है, तो जब साथ मेल होगा तो वो आ बन जाएगा, यानी दीर्घ में बदल जाएगा। इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि रखा गया है कि ह्रस्व नहीं होगा, वह दीर्घ में चेंज हो जाएगा। नीचे आप देख सकेंगे कि आ जो है वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है। फिर ऊपर देखेंगे कि छोटी ई या ह्रस्व ई और दीर्घ ई का मेल ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ ही होगा।
विजातीय स्वर के साथ नहीं होगा, सजातीय स्वर के साथ होगा, तो बड़ी ई ही बनेगा, यानी दीर्घ ई ही बनेगा। और जब उ और ऊ का मेल उ और ऊ के साथ होगा तो दीर्घ ऊ ही बनता है। ये तीन ही स्वर जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है। बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है आपको। आ, ई और ऊ, आ, ई और ऊ, यही तीन दीर्घ संध के अंतर्गत रखा गया है। बाकी आप छोड़ देंगे, तीन ही चीज़ दिमाग में बैठा लेंगे कि अ और आ का मेल अ और आ ही से होगा तो आ होगा, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है। छोटी बड़ी का मेल छोटी बड़ी ई के साथ ही होगा तो बड़ी ई ही बनेगा, वो किसी भी हाल में छोटी ई नहीं होगा। और जब छोटा ऊ बड़ा ऊ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होगा तो वह दीर्घ में यानी बड़ा ऊ में ही चेंज होगा। और यही तीन स्वर दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है, दीर्घ संधि के अंतर्गत रखा गया है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कैसे और आ का मेल होगा तो आ ही होगा। बाकी चीज़ें अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। धर्म प्लस अर्थ। पिछले वीडियो में जो स्वर संधि समझाई हूँ उसमें मैं वर्ण विच्छेद करके और स्वर निकालने के लिए बताई हूँ कि वर्ण विच्छेद करके और कैसे निकाल लेते हैं कि इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है। तो जब म का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो म हलंत और अ होगा, तो इसलिए म में भी हमको अ मिल रहा है और इधर भी अ मिल रहा है। और ध्यान देंगे कि केवल हमको निकटवर्ती वर्णों को ही ध्यान में रखना है, बाकी का वर्ण ध्यान में नहीं रखना है। बताया जा चुका है कि निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है, तो मेल किसका देखना है हमको? सिर्फ म और अ का देखना है, बाकी आगे पीछे क्या है इस पे हमको ध्यान नहीं देना है। निकटवर्ती वर्णों का ही मेल होता है, फिर उसमें परिवर्तन होता है। तो म में अ छुपा हुआ है, ये क्लियर है। तो यहाँ भी हमको स्वर मिल गया और यहाँ भी अ भी हमको स्वर मिल गया, दोनों तरफ हमको स्वर मिल गया। तो अ और आ फिर दीर्घ में चेंज होगा, आ हो जाएगा, अ नहीं होगा, अ प्लस अ आ। और अ का मेल अ या आ के साथ ही होगा दीर्घ संधि में। फिर मैं कह रही हूँ, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ भी हमको म में भी अ मिला और अर्थ में भी अ मिला, तो अ प्लस अ आ, तो धर्मार्थ। आ की मात्रा में चेंज हो गया जो कि आ दीर्घ है। नीचे का देखेंगे, पुस्तक प्लस आलय। ठीक उसी तरह विच्छेद करके क में हम देख लेंगे कि अ स्वर छुपा हुआ है, तो अ का मेल किससे हो रहा है? आ से। अ का मेल आ से ही हो रहा है, न कि ई ऊ या किसी भी चीज़ से नहीं हो रहा है। इसमें सजातीय वर्णों का मेल होता है। तो अ का मेल आ से हो रहा है, तब भी आ में ही बदल रहा है पुस्तकालय। अगर अ प्लस अ मिले तब भी आ, अ प्लस आ मिले तब भी आ। देखिए, पुस्तक प्लस आलय, अ और आ मिल रहा है, फिर भी आ में चेंज हो रहा है पुस्तकालय। विद्या प्लस अर्थी। अब आ और अ एक पास मिल रहा है, विद्या। जब विच्छेद करेंगे तो हमको आ स्वर मिलेगा। आ और अ मिल रहा है, फिर भी आ ही हो रहा है, दीर्घ में ही चेंज हो रहा है, विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र। यहाँ हमको दोनों ह्रस्व ई मिला। रवि, जब वी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो व में हलंत लगेगा और प्लस छोटी ई, तो यानी कि यहाँ भी जो निकटवर्ती वर्ण है दोनों तरफ हमको छोटी ई ही मिल रहा है, लेकिन चेंज किस में हो रहा है? दीर्घ में, बड़ी ई में, रविंद्र। बताया गया है कि जब भी चेंज होगा तो वह दीर्घ में बदल जाएगा। रविंद्र, बड़ी ई वहाँ पे लग गया। इसी प्रकार आप बाकी का भी उदाहरण देख लेंगे। गिरी प्लस ईस, यहाँ हमको दोनों दीर्घ ई मिला है, तो दीर्घ ई भी मिलेगा तो दीर्घ में ही चेंज होगा, ह्रस्व मिलेगा तब भी दीर्घ में ही चेंज होगा। यहाँ हमको दोनों तरफ दीर्घ मिला है, दीर्घ ई फिर भी, और दीर्घ ई में ही चेंज हुआ है। मुनि प्लस ईस, यहाँ एक तरफ हमको ह्रस्व ई और एक तरफ दीर्घ ई, लेकिन मिला ई ही है, दोनों तरफ ई है, लेकिन चेंज किस में हुआ है? दीर्घ में, मुनीस। ठीक उसी प्रकार दोनों तरफ ह्रस्व है,
लेकिन जब उसका संधि हुआ है तो दीर्घ में चेंज हो गया है मुनिंद्र। भानु प्लस उदय, दोनों तरफ हमको ह्रस्व उ मिला है, लेकिन जब संधि हुआ है तो दीर्घ उ में चेंज हो गया है भानुदय। बधु प्लस ऊर्जा, दोनों तरफ दीर्घ उ मिला है और चेंज भी दीर्घ में ही हुआ है। विधु प्लस उदय, दोनों तरफ ह्रस्व है, लेकिन जब संधि हुआ है तो दीर्घ में चेंज हो गया है। और भू प्लस ऊर्जित, यहाँ भी उ, एक दीर्घ उ और एक ह्रस्व उ, लेकिन चेंज हुआ है तो दीर्घ उ में बदल गया है। तो आप देखे होंगे कि उ का मेल उ के साथ ही हो रहा है, ई का मेल ई के साथ ही हो रहा है। कहीं भी उदाहरण में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं अ का मेल ई के साथ हुआ हो या आ का मेल उ के साथ हुआ हो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। इसमें सजातीय वर्णों का मेल होता है और सिर्फ 3 ही वर्णों का मेल होता है, ओ आ, ई और उ, चाहे दीर्घ हो चाहे स्वर हो, और जब मेल होगा तो वह दीर्घ में चेंज हो जाएगा। यही 3 आपको स्वर याद रखना है, ओ आ और ई और उ, लेकिन जब बदलेगा तो दीर्घ में बदलेगा। यह है आपका दीर्घ संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। जैसा कि ये स्वर संधि का भेद है तो इसलिए इसमें भी स्वर का मेल स्वर के साथ ही होगा। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि इसमें सिर्फ ओ और आ का ही मेल होता है। और किसके किसके साथ होता है? तो ओ और आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई के साथ हो सकता है तो ए बन जाएगा, और ओ और आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो ओ बन जाएगा, और ओ और आ का मेल जब ऋषि री के साथ होगा तो और बन जाएगा। ध्यान सिर्फ इतना ही देना है कि ओ और आ का ही मेल इसमें हो रहा है। किसके किसके साथ? ई के साथ, ऊ के साथ और री के साथ। बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ा सा बस ध्यान दे देंगे कि ओ और आ का मेल ही होता है गुण संधि में। किसके किसके साथ होता है? तो ई के साथ होता है, ऊ के साथ होता है और री के साथ होता है। जहाँ भी आपको ओ और आ का मेल ई के साथ, ऊ के साथ ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ और री, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह कौन सा संधि है, तो गुण संधि है। और एक और ट्रिक है इसको पहचानने का कि जब इसका संधि बनता है तो ऊपर सिर्फ आपको एक मात्राएं ही मिलती हैं, जैसे ए की मात्रा या फिर ओ की मात्रा। ऊपर आप देखेंगे तो सिंगल होता है ए या ओ की मात्रा। जब ए या ओ की मात्रा हम लगाते हैं तब डबल मात्राएं हमको ऊपर मिलती हैं। तो गुण संधि पहचानने का एक ये भी ट्रिक है कि ऊपर हम देख लेंगे कि सिंगल मात्रा अगर मिल रहा है तो गुण संधि होगा। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि सिर्फ ओ और आ का ही मेल होता है, ई के साथ, ऊ के साथ और री के साथ। जब ई के साथ होता है तो ए बनता है, और ऊ के साथ होता है तो ओ बनता है, और जब री के साथ होता है तो अर बन जाता है। उदाहरण के माध्यम से आइए इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण से बहुत ही ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ ये आप दे सकते हैं कि ओ और आ का ही मेल ऊपर से नीचे तक हो रहा है। किसके किसके साथ? मैं ऊपर भी बताई हूँ कि ई के साथ, ऊ के साथ और री के साथ आप देख सकते हैं। तो जब ओ और ई का मेल होता है तो ए हो जाता है, जैसे देव प्लस इंद्र। विच्छेद करने के लिए मैं आगे की वीडियो में बताई हूँ, आप देख सकते हैं कि व का जब विच्छेद करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ओ मिलेगा, और ई आप दूसरे वाले का पहला वर्ड जो है वो ई है, तो ओ प्लस ई ए। और ऊपर देख सकते हैं कि सिंगल मात्रा आपको मिल रहा है, डबल मात्राएं नहीं मिल रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिक है गुण संधि पहचानने का कि कहीं भी आप देखेंगे तो ऊपर केवल सिंगल मात्राएं मिलेंगी। जब आय होगा तब भी हमको ऊपर डबल मात्राएं मिल जाती हैं, और औ होता है तब भी डबल मात्राएं मिल जाती हैं। तो इसलिए ना इसमें आय होता है ना औ होता है, ए और ओ। ए में भी हमको ऊपर एक मात्रा और ओ में भी हमको ऊपर एक मात्रा मिलती है। तो ओ का जब ई के साथ मेल होता है तो ए बनता है, ओ का जब बड़ी ई के साथ मेल होता है तब भी ए बनता है, और आ का भी
जब ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ मेल होता है तो ए ही होता है। यानी ओ और आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ जब होता है तो वहाँ सिर्फ ई ही होता है। बहुत सिंपल तरीका है याद करने का कि ओ और आ का मेल जब किसी भी ई से हो, चाहे ह्रस्व ई से हो चाहे दीर्घ ई से हो, तो ई में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी ओ का तो आप एग्जाम्पल देख लिए, आ का भी देख लीजिए। महा प्लस इंद्र, जब महा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमको ह प्लस आ मिलेगा। यानी पहले का अंतिम वर्ण आ मिल रहा है और दूसरे का पहला वर्ण हमको ई मिल रहा है। तो आ प्लस ई ए, ह के ऊपर ए की मात्रा चला गया है महेंद्र। आ इसमें का ह में का आ और इंद्र में का ई, दोनों मिलके ए की मात्राएं बन गए हैं महेंद्र। ठीक इसी प्रकार आ का जब दीर्घ ई के साथ भी मेल हो रहा है, वहाँ दीर्घ ई हमको मिल रहा है ईस में, रमा प्लस ईस, लेकिन फिर भी ए में ही चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि ओ का ऊ से, तो सेम वही ट्रिक है कि ओ या आ दोनों का मेल ह्रस्व ऊ से हो चाहे दीर्घ ऊ से हो, दोनों ही हाल में ओ की मात्रा होती है। इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ओ और आ दोनों का मेल जब ऊ ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ से होगा तो दोनों ही हाल में ओ ही होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सूर्य प्लस उदय, यहाँ भी हमको लास्ट में विच्छेद करने पे ओ मिलेगा और उसका भी पहला वर्ण लास्ट वाले का भी पहला वर्ण ऊ है, तो अ प्लस ऊ ओ की मात्रा। सूर्योदय, यह पे ओ की मात्रा लग गई है, आप देख लेंगे। जल प्लस उर्मी, यहाँ हमको दीर्घ ऊ मिल रहा है फिर भी ओ में ही चेंज हो रहा है, जलोर्मी, लौ के ऊपर ओ की मात्रा लग गई है। ठीक वही एग्जाम्पल नीचे भी है, महा प्लस उत्सव, यहाँ आ मिल रहा है, आ का ऊ के साथ मेल हो रहा है फिर भी ओ ही बन रहा है महोत्सव। और जब अ और आ का हमारे री के साथ होता है तो अर्र हो जाता है। जैसे आप देखेंगे देव प्लस ऋषि, तो जब हम देवर्षि बोलते हैं तो देवर्षि और आता है बीच में, देवर्षि तो और बीच में आता है। ऋषि री जो है वो देखिए स के ऊपर चला गया है, देवर्षि। अ और री दोनों मिलके आधा र बन गया है, अर्र बन गया है। नीचे भी देखेंगे कि आ प्लस री, महा प्लस ऋषि, महा में हमको आ मिल रहा है और ऋषि में हमको उसका पहला वर्ण री मिल रहा है। आ और री दोनों मिलके अर बन गया है महर्षि। ये था गुण संधि। आप इसका उदाहरण नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्वर संधि का जो बाकी 3 भेद बचा है, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।